फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज का दिन भारत के लिए बहुत गर्व का दिन है। एक और हाईवे पर भारत ने रनवे बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, यानी हाईवे भी अब हवाई रास्ता बन गया है। और हम आपको बताएंगे कि आज बाड़मेर में फाइटर्स के गरजने की जो तस्वीरें दिखी, उससे पाकिस्तान की कैसी शामत आई है, वहां पर कैसे दहशत है, ये हम आपको दिखाएंगे। आज हम ब्रिक्स में भारत की कामयाबी का विश्लेषण करेंगे। इस सम्मेलन में भारत और रूस एक बार फिर साथ नजर आए। मुद्दा था अफगानिस्तान का, लेकिन रूस ने जिस तरह की चिंता जताई, उससे चीन का पत्ता कटता हुआ क्यों नजर आ रहा है, इसे विस्तार से आपको समझाएंगे। दरअसल ये कामयाबी ऐसे वक्त में आई है जब हमारे पड़ोस में साजिश और अशांति दोनों ही बढ़ने लगी है। यानी अशांति अफगानिस्तान की, जहां तालिबान का चेहरा परत दर परत खुलने लगा है। आज हम आपको बताएंगे कि जिन सड़कों पर आपने कल विद्रोह देखा था, वहां 24 घंटे बाद, दमन चक्र के बाद कैसा सन्नाटा छाया। इस बीच भारत में वायरल बुखार से एक बड़े भाग में हाहाकार मचा हुआ है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के ऐसे 3 राज्यों में लेकर चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन सा बुखार है जो इस कदर जानलेवा हो चुका है। आज की स्पेशल सीरीज लूट घर में हम खोरी गांव के गड़बड़ झाले का एक और रहस्य खोलेंगे। ये रहस्य वन विभाग की फाइलों में छिपा है। अब तक ये कहा जा रहा था कि वन विभाग की जमीन पर अवैध गांव बसा था, जिसे ढहा दिया गया, लेकिन हमारी पड़ताल में पता चला है कि जमीन तो वन विभाग की है ही नहीं। शुरुआत करते हैं आज हम बुलेटिन की एक ऐसे विषय के साथ जो 130 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात होगी, लेकिन हमारे दुश्मन देशों की फिक्र आज से और बड़ी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आज भारत की सामरिक ताकत में और इजाफा हो गया है। कुछ इसी तरह, जरा ध्यान से देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर, कुछ इसी तरह भारत की सड़क पर वायुसेना के स्पेशल विमान और फाइटर जेट ने हुंकार भरी। वायुसेना के एयरक्राफ्ट्स ने लैंडिंग की और टेक ऑफ भी किया। भारत की इस ताकत को देखकर दुश्मन देश कांपते हैं, क्योंकि भारत ने यह दमखम भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल नजदीक हाईवे पर दिखाया है। पाक में हाहाकार, बॉर्डर पर उतरे सुखोई और जैगुआर, तस्वीरें आपके सामने, इनको ध्यान से देखें आप। सुखोई 30 MKI, उसके बाद जैगुआर, फिर C-130J बहुत बड़ा विमान है, AN-32 और फिर MI-17 V5 चॉपर्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर जालौर हाईवे पर बने देश के पहले एयर स्ट्रिप यानी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये तस्वीरें 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व से भर देने वाली। ये तैयारी चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को धूल चटा देने वाली है। भारत पाकिस्तान सरहद से सटे इलाके में भारी भरकम सुपर हरक्यूलिस विमान उतरा तो तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत हुआ। यहां भारतीय वायुसेना के अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान सुखोई 30 उतरा तो 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का कलेजा दहल गया। बॉर्डर के पास जगुआर की हुंकार से दुश्मन खेमा थर थर कांपने लगा और शौर्य की इन तस्वीरों को देख देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा होता गया। सुबह करीब 11 बजे C-130J सुपर हरक्यूलिस भारत के 2 बड़े मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लेकर जालौर हाईवे पर उतरा। आज पहली ऐसा मौका होगा कि नेशनल हाईवे के ऊपर भारत का ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट यानी भारी भरकम ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट C-130J लैंड कर रहा है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट, अगर मैं आपको दिखा रहा था कि ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट लैंड किया है C-130J, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे मिनिस्टर हैं, इसके अलावा जो एयरफोर्स चीफ हैं और दूसरे लोग जो हैं वो लैंड किए हैं।
इसके बाद सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन की हाईवे पर लैंडिंग और थोड़ी ही देर बाद सुखोई ने यहां से टेक ऑफ किया। इसके बाद 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान जगुआर की गर्जना से दुश्मन देश में हाहाकार मच गया, क्योंकि ये हाईवे भारत पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान जंगी साजिश करता है तो उसे तबाह करने में लड़ाकू विमानों को 40 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। पल भर में जगुआर, सुखोई जैसे हिंदुस्तान के वायुवीर बॉर्डर के करीब पहुंच जाएंगे, सेकंड्स में दुश्मनों को तबाह कर देंगे। आपको बता दें, ये हवाई पट्टी राजस्थान के बाड़मेर जालौर जिले की सीमा अगड़ावा में बनाई गई है। करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से बनी हवाई पट्टी की लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 33 मीटर है। वायुसेना के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बनाए गए इस एयर स्ट्रिप के दोनों सिरों पर पार्किंग भी बनाई गई है, ताकि लैंडिंग के बाद विमानों को पार्क किया जा सके। और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर बना ये इस तरह का पहला स्ट्रेच है, जिसे रिकॉर्ड 19 महीनों में पूरा किया गया। इस हाईवे को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। मुझे खुशी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का यह निर्माण किया है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि सीमा से सटे इलाकों में हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए पाकिस्तान की करीब 50 साल पुरानी साजिश समझनी होगी। दरअसल 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जेट्स ने वायुसेना के भुज एयरबेस पर बम दागे थे। हमले में एयरबेस का रनवे तबाह हो गया था, जिसकी वजह से युद्ध के दौरान हवाई ऑपरेशंस रुक गए थे। भविष्य में ऐसे हालात पैदा ना हो, इसके लिए ये प्रोजेक्ट जरूरी था। यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। 1971 की जंग में भी भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया था। 3 बार भारत से बुरी तरह पिटने के बावजूद पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपने आका चीन के साथ मिलकर नई साजिशें रच रहा है। ऐसे में दुश्मनों की तमाम साजिशों को ध्वस्त करने के लिए भारत इस कदर तैयार हो रहा है। इसकी टाइमिंग आप नोट करिए, जो भारत ने किया है इसकी टाइमिंग आप नोट करिए। दो चीजें हैं, पहला तो आज ब्रिक्स समिट थी, उससे पहले हमेशा हमने देखा है कि चाइना ऐसा प्रोपोगेंडा वीडियो करता है, लेकिन हमने फॉर रियल किया। चाइना के लिए डायरेक्टर्स होते हैं, हमारे असली वहां पर सेना के लोग थे। दूसरी चीज, अफगानिस्तान में जो टर्मोइल है, पाकिस्तान की आर्मी जिस तरीके से एक बूस्ट के साथ काम करने की कोशिश कर रही है और हमको धमकी देने की कोशिश कर रही है कश्मीर पर, उस दरमियान हमने ये ट्रेनिंग की, ये ड्रिल की। बहुत मायने रखता है, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया गया है। देश भर में सामरिक महत्व और भौगोलिक जरूरतों के हिसाब से ऐसे ही 13 हाईवे को रनवे के तौर पर विकसित करने की योजना है। 13 हाईवेज, और वर्तमान में देश में ऐसी ही एक और हवाई पट्टी फंक्शनल है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर विमान की लैंडिंग हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि कब कब एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतारे गए। ध्यान से यहां पर डेट्स देखिए आप। 21 मई 2015 को यमुना एक्सप्रेसवे पर मिराज 2000 की लैंडिंग हुई थी। यह पहला मौका था जब सड़क पर इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर प्लेन उतारा। 21 नवंबर 2016 को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन के वक्त मिराज और सुखोई ने यहां टच डाउन किया। ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। 24 अक्टूबर 2017 को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स का सबसे बड़ा टचडाउन हुआ। तब यहां सुपर हर्क्यूलिस समेत 17 फाइटर प्लेन लाए गए थे। और 9 सितंबर 2021 यानी आज बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925A पर C-130J सुखोई, जैगुआर और
की लैंडिंग हुई। यहां ऐसा स्ट्रेच बनाया गया है जिसे इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नोट करने वाली बात है। दरअसल सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से रक्षा मंत्रालय को देश भर में 29 ऐसे हाईवे सुझाए गए हैं, 29, जिन पर रनवे बनाए जा सकते हैं। इनमें से 13 को मंजूरी मिल चुकी है। सोचिए आप। तो आइए अब आपको यहां पर दिखाते हैं इस जगह पर कि कैसे ये इमरजेंसी एयर स्ट्रिप कहां कहां बनाई जा रही है या भविष्य में बनाई जाएगी। यहां पर हम कुछ ऐसा नहीं है जो लीक कर रहे हैं, ये आउट एंड ओपन है। जम्मू कश्मीर के बीज बेहरा चिनार बाग हाईवे पर, जम्मू कश्मीर, यहां पर आपने देखा इस पॉइंट पर। दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली में दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर ये एक और स्ट्रेच आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चेंज करें, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में रामपुर काठगोदाम, उत्तराखंड में रामपुर काठगोदाम, यहां पर इस हाईवे पर भी ये दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट चेंज करें आप। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसमें लखनऊ वाराणसी हाईवे पर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर देश के अलग अलग मेजर स्टेट्स में एयर स्ट्रिप्स ऐसे तैयार हो रही हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चेंज करें इसको यहां पर। बिहार में किशनगंज और इस्लामपुर हाईवे पर, बिहार की अगर बात की जाए तो किशनगंज और इस्लामपुर हाईवे पर, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। झारखंड में जमशेदपुर और बालासोर, झारखंड की अगर बात की जाए तो जमशेदपुर और बालासोर हाईवे पर, यहां पर ये बनाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, आगे भी है। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और क्योंझर हाईवे पर, पश्चिम बंगाल में अगर बात की जाए तो खड़गपुर और क्योंझर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पूरे स्ट्रेच को देखता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ईस्टर्न का जो इलाका है, ईस्टर्न कॉरिडोर की अगर बात की जाए। असम में मोहनबाड़ी और तिनसुकिया हाईवे पर ये भी अगर स्ट्रैटेजिक लोकेशन के लिहाज से देखा जाए, और खासकर यहां पर चाइना की रेलेवेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, कैसे उसको हम काउंटर कर सकते हैं। उड़ीसा की अगर बात की जाए, उड़ीसा में छतरपुर दीघा जो हाईवे है वहां पर। राजस्थान में, राजस्थान एक बहुत ही टेक्निकल एरिया है खासकर ये सारी चीजों के लिए। राजस्थान में फलौदी और जैसलमेर हाईवे पर यहां पर दिखाई दे रहा है। गुजरात में द्वारका और मालिया हाईवे पर, गुजरात में यहां पर दिखाई दे रहा है ये। फिर आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और राजमुंद्री, विजयवाड़ा और राजमुंद्री। तमिलनाडु में चेन्नई पुडुचेरी हाईवे पर, यह एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पर, एकदम डाउन साउथ। इसका फायदा यह होगा कि इमरजेंसी के हालात में तुरंत मोबिलाइजेशन किया जा सकेगा। खासकर युद्ध के हालात में बॉर्डर वाले इलाकों में पहुंचना आसान होगा, बल्कि वहां से जो टेरेन है उस पर अटैक करना बहुत आसान होगा। जैसा कि आपने देखा कि रेगिस्तान में जहां ट्रांसपोर्टेशन बेहद कठिन था, अब वहां भी हाईवे है और रनवे भी है। यानी कि हम दुश्मन को कंफ्यूज कर सकते हैं कि आखिर हमारी एयर स्ट्रिप्स कहां कहां हैं। किसी भी एरिया को एयर स्ट्रिप में तब्दील किया जा सकता है तो उसका जो अटैक पेनिट्रेशन है हमारे ऊपर वो कम होता जाएगा, बल्कि वो कंफ्यूज रहेगा। आपको बता दें कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा यहां पर देखें, भारत के अलावा कौन कौन से इलाके हैं। चीन, पाकिस्तान, स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, मतलब जो कंट्रीज को आप ध्यान से देख रहे हैं, ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, वो सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में रोल दिया है। वो सारी कंट्रीज हैं जो अभी चाइना को लेकर चिंतित हैं। ये वो सारी कंट्रीज हैं जहां पर ऐसे रनवेज बताए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में हर हाईवे पर एयर स्ट्रिप है, इमेजिन। जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 2 हाईवे पर फाइटर प्लेन लैंड कराए जा सकते हैं। वहीं भारत में 13 रोड रनवे बनाए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान से 6 गुना से भी ज्यादा हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब इस आतंक की फिक्र को हम आगे बढ़ाते हैं। दरअसल सुरक्षा को लेकर भारत का ही नजरिया नहीं बदला है, बल्कि भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदल रहा है। और इसी में से एक है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की फिक्र। अब से कुछ देर पहले ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसमें संपन्न हुआ है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस सम्मेलन में जो मुख्य बातें निकली वो ये हैं, अब जरा ध्यान से देखिएगा। पहली बात यह है कि तालिबान के खिलाफ लड़ाई की चाबी भारत के हाथ आती दिख रही है और अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अफगानिस्तान को लेकर चीन और पाकिस्तान और रूस की जो तिकड़ी बन रही है उसमें से रूस अलग होता नजर आ रहा है और भारत रूस का एक प्लेटफॉर्म पर आने लगे हैं।
तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन और पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतर गया है और इन दोनों ही देशों को दुनिया अलग थलग करती नजर आ रही है। इस साल ब्रिक्स ने कई फर्स्ट हासिल किए, यानी कई चीजें पहली बार हुई। ये दूसरी बार जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, लेकिन अफगान संकट के साए में हो रहे 13वें शिखर सम्मेलन ने कई मायनों में भारत की धाक जमा दी और 3 बातें साफ कर दी। पहली, अफगान संकट को लेकर भारत अब केंद्र में है। दूसरी, अमेरिका से नजदीकी को लेकर नाराज रहा रूस अब साथ खड़ा है। तीसरी, अफगान संकट में चीन पाक की चाल दुनिया समझ गई है। ओपनिंग रिमार्क में ही पीएम ने ब्रिक्स देशों को काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान की याद दिलाई। इस एक्शन प्लान को आगे बढ़ाने की जरूरत बताई और आह्वान किया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए ब्रिक्स देशों का साझा संसाधन इस्तेमाल हो। इस साल ब्रिक्स ने कई फर्स्ट हासिल किए, यानी कई चीजें पहली बार हुई। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। ये एक ऐसा शिखर सम्मेलन था जिसमें भारत का सदाबहार दोस्त रहा रूस भी साथ खड़ा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो चिंता जताई उसमें था अफगानिस्तान को पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए, अफगानिस्तान को आतंकवाद और ड्रग तस्करी का जरिया नहीं बनना चाहिए। On the Afghan soil, we are for Afghans living in peace and dignity on their soil. I have said on numerous occasions that a new spiral of crisis in Afghanistan stems directly from irresponsible attempts to impose alien values from the outside and intention to build the so-called democratic structures. दरअसल ब्रिक्स देशों में भारत, रूस के अलावा चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी शामिल है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिस तरह से तालिबान के साथ गलबैया की, उसने हर किसी को सावधान कर दिया। और चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने जिस तरह तालिबान के कट्टर आतंकवादियों को सरकार में शामिल कराया, उसने रूस को भी परेशान कर दिया है। और यही वजह है कि अफगान संकट को लेकर अब तक भारत को अलग थलग करता आ रहा रूस अब भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है और चीन की गोलमोल बातों से सबका भरोसा उठने लगा है। बदलते हालात बता रहे हैं कि अब आतंकवाद का साथ देने वालों के चेहरे से मुखौटा गिर रहा है और भारत अब आतंकवाद से निपटने का केंद्र बन रहा है, जिसकी ओर एक ही वक्त में अमेरिका और रूस दोनों ही महाशक्तियां नजरें टिकाई हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। भारत को ये कामयाबी ऐसे वक्त में मिली है जब हमारे पड़ोस में साजिश और अशांति दोनों ही बढ़ने लगी है। यानी अशांति अफगानिस्तान की, जहां तालिबान का चेहरा परत दर परत खुलने लगा है। समानता और एकता की बात करने वाले तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के बाद अपना क्रूर चेहरा दिखाया। तस्वीरें देखें आप। पंजशीर प्रांत के बाजारक शहर में तालिबान के लड़ाकों ने अहमद शाह मसूद के मकबरे की तोड़फोड़ की है। तालिबान के लड़ाकों ने यहां शीशों को तोड़ा और अहमद शाह मसूद से जुड़ी कई बाकी चीजों को भारी नुकसान पहुंचाया। अहम बात यह है कि आज ही अहमद शाह मसूद की 20वीं बरसी है। 9 सितंबर 2001 को अलकायदा के फिदाइन आतंकियों ने अहमद शाह मसूद की धोखा करके हत्या कर दी थी। साफ है तालिबान की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। खौफ और दमन उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है। यही वजह है कि जिन सड़कों पर आपने कल तक विद्रोह देखा था, वहां 24 घंटे के दमन चक्र के बाद सन्नाटा। यकीन ना है तो ये रिपोर्ट देखें। ये 24 घंटे पहले का काबुल है, जहां सड़कों पर शोर है, जनता का निडर विद्रोह है। त्राहिमाम कर रही आवाम की जुबां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हैं। तालिबानी अत्याचार से बेखौफ हजारों महिलाओं ने 4 दिन पहले जब बुर्का फेंक कर सड़कों का रुख किया, तो आम अफगान अवाम भी उनके साथ खड़ी होती गई। और जैसे जैसे अफगान अवाम ने सड़कों का रुख करना शुरू किया, मुल्क की तस्वीर बदलती गई।
जैसे ये आवाम सिर पर कफन बांधकर घर से निकली थी, जिसे ना तो हथियारों से लैस तालिबानियों का डर था, ना ही ताबड़तोड़ गोलीबारी का खौफ था, और ना ही शरीर पर बरसते कोड़ों का दर्द था। ये तो सिर्फ गुस्सा था अफगानिस्तान को गुलाम बनाने वाले तालिबान के खिलाफ, और तालिबान की हर खूनी साजिश में साथ देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन 24 घंटे में ही काबुल की तस्वीर बदल गई। तालिबान ने 24 घंटे के अंदर ऐसा दमन चक्र चलाया कि जहां आजादी का शोर था, वहां सन्नाटा पसर गया। कल तक जिन सड़कों पर आतंक के खिलाफ विद्रोह था, वहां सिर्फ और सिर्फ तालिबानी लड़ाके नजर आने लगे। पार्क खाली नजर आए, झूले खाली पड़े रहे, मानो पूरे देश में सिर्फ आतंक को ही झूला झूलने की आजादी है। 24 घंटे के अंदर आतंक ने ऐसा कहर मचाया कि पूरे काबुल के अवाम अपने एक कमरे में कैद हो गई। बाजार में सन्नाटा पसर गया और दुकानों पर ताले लग गए। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही जन विद्रोह की आवाज दब गई। इसे समझने के लिए पहले इस तस्वीर को देखिए। जब तालिबान और पाकिस्तान के विरोध में महिलाएं काबुल की सड़कों पर निकली, तो तालिबानी गार्ड्स ने उन्हें कुछ इस तरह से घेरा। महिलाएं फिर भी नहीं मानी और प्रदर्शन के लिए अड़ गई। लेकिन इसके बाद तालिबानियों से उनकी पहले कहासुनी हुई और फिर चंद सेकंड के अंदर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि यहां तालिबानी गोली बरसाने लगे। इस बर्बरता को आप मोबाइल कैमरे में कैद भगदड़ से महसूस कर सकते हैं। अब एक इमारत के बाहर की तस्वीर देखिए, जिसमें साफ दिख रहा है कि तालिबान ने सैकड़ों लोगों को कैंपस में घेर रखा है। अफगानी मीडिया के मुताबिक ऐसा ही हाल हर इलाके का था। तालिबान ने किसी को भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। जिन्हें तालिबान के बदलते तेवर पर गुमान था, उन्हें यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह तालिबान की सच्चाई है, जो जन विद्रोह से डरता है और जिसने फरमान जारी कर रखा है कि न्याय मंत्रालय के आदेश से प्रदर्शन करने के लिए पहले से ही अनुमति लेनी होगी। मंत्रालय को प्रदर्शन का उद्देश्य बताना होगा, नारा क्या लगाएंगे यह भी बताना होगा, किस जगह पर प्रदर्शन करना है यह भी बताना होगा, और 24 घंटे पहले सुरक्षा एजेंसियों को भी बताना होगा। इस आदेश के आते ही तालिबान ने जन विद्रोह को अपने बर्बर बूटों से कुचलना शुरू कर दिया। अत्याचार की सारी हदें पार कर दी, कहीं बंदूक के दम पर तो कहीं कोड़े बरसाकर। अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे तालिबानियों के जुल्म के निशान पत्रकारों की पीठ पर नजर आने लगे हैं, जिन्हें तालिबान ने जन विद्रोह को कवर करने की सजा दी है। तालिबान ने काबुल में एक दैनिक समाचार पत्र एटिला ट्रोज के 5 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लिए गए 5 पत्रकारों को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि रिहा होने के बाद तालिबान की सच्चाई उजागर करने वाले ये पत्रकार पैरों पर खड़ा होने के काबिल तक नहीं थे। तालिबानी दमन और खौफ का साया काबुल के रिहायशी इलाकों और बाजारों पर भी पसरा है। तालिबान ने काबुल को किस हद तक घरों में कैद कर रखा है, ये वजीर अकबर खान इलाके के इस मार्केट से समझिए। यहाँ सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं। जिन इलाकों में बाजार खुले भी हैं, वहां पर रौनक नहीं है, सब डरे हुए हैं। बाजारों का वीराना, पत्रकारों के पीठ पर कोड़े और प्रदर्शन पर सख्ती इस बात की गवाही दे रही है कि तालिबान बिल्कुल भी नहीं बदला। उसने सिर्फ दुनिया को बरगलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें की थी, जो अब फ्रेम दर फ्रेम खुलकर सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भारतीय क्रिकेट के एक सन्यासी की वापसी का विश्लेषण। अक्टूबर-नवंबर में T20 वर्ल्ड कप में बतौर मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के डगआउट में मौजूद रहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी पिछले साल 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। लिहाजा सवाल उठता है कि जब टीम इंडिया में हेड कोच रवि शास्त्री मौजूद हैं, तो बतौर मेंटर धोनी का रोल क्या होगा? सवाल यह भी है कि आखिर इस रोल के लिए महेंद्र सिंह धोनी को ही क्यों चुना गया? 14 साल पहले 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाने का फैसला हुआ था। तब भी लोग चौंके थे। फिर उस नौजवान कप्तान ने कामयाबी का पैमाना गढ़ दिया। 14 साल बाद धोनी पर फिर एक फैसला हुआ है, जिसे जानकर क्रिकेट प्रशंसक हैरान हैं। फैसला T20 वर्ल्ड कप के लिए धोनी को मेंटोर नियुक्त किए जाने का है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। That Mr. Mahendra Singh Dhoni will be joining Team India as team mentor for upcoming T20 World Cup
I am glad that MS has accepted BCCI's offer and he is keen to contribute to the national team once again. MS will work closely with Mr. Ravi Shastri as well as other support staff to provide support and direction to Team India. आइए बताते हैं कि मेंटोर के रोल के लिए धोनी का चयन क्यों हुआ है। नए रोल में धोनी कप्तान और कोच के साथ मैच की रणनीतियां तैयार करेंगे। धोनी वनडे और टी20 में कप्तान विराट कोहली और कोच शास्त्री के खाते में कोई बड़ी कामयाबी नहीं है, जबकि धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 3 बड़े आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं, जिसमें 2007 का टी20 वर्ल्ड कप भी शामिल है। मौजूदा वर्ल्ड कप से लिए 5 स्पिनर्स को टीम इंडिया में जगह मिली है, क्योंकि अबू धाबी और ओमान में धीमा विकेट है, जहां स्पिनर्स को मदद मिलेगी। स्पिन गेंदबाजों का धोनी के नेतृत्व में हमेशा शानदार प्रदर्शन रहा है। आईपीएल के कारण धोनी टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों की ताकत और कमजोरी के बारे में जानते हैं, लिहाजा किस टीम के साथ किस खिलाड़ी को उतारा जाए, धोनी इसमें मददगार साबित होंगे। वैसे भी कप्तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली की टीम में महेंद्र सिंह धोनी बिग ब्रदर के रोल में रहे हैं। क्रिकेट पर उनकी बारीक पकड़ का लोहा दुनिया ने माना, लिहाजा टी20 वर्ल्ड कप की टीम चुनने से 2 महीने पहले बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने महेंद्र सिंह धोनी से बात की। इस बातचीत के बाद बोर्ड सेक्रेटरी ने कोच शास्त्री और कप्तान कोहली को टीम इंडिया में धोनी के रोल के बारे में बताया। अटकलें हैं कि धोनी टीम इंडिया के अगले कोच हो सकते हैं। मौजूदा कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन इन अटकलों में दम नहीं है, क्योंकि कोच पद के लिए धोनी ने आवेदन नहीं किया है। इतना जरूर है कि मेंटोर पद पर धोनी की नियुक्ति से साफ है कि भविष्य के आईसीसी टूर्नामेंट में क्रिकेट जीनियस धोनी का इस्तेमाल कैसे होगा, इसका रोड मैप तैयार है। बड़े टूर्नामेंट में धोनी टीम इंडिया के साथ उस्ताद के तौर पर मौजूद रहेंगे। और अब हमारी खास सीरीज लूटखार। लूटघर में अब तक हमने आपको दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा के जिस खोरी गांव में हजारों घर तोड़े गए, वहां के लोगों की क्या शिकायत है। आज हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी को लेकर अब तब क्या बोला, जब हमने उनसे पूछा कि आप अतिक्रमण को रोकने में नाकाम क्यों साबित हुए। अपनी ही दीवारों से उबड़ खाबड़ हुई खोरीगांव की जमीन किसकी है? जमीन के किसी खरीदार के मन में पहला सवाल यही होना चाहिए कि जमीन पर मालिकाना हक किसका है। क्या खोरीगांव के लोगों के मन में ये सवाल आया था? इस जमीन पर जहां आप लोगों ने मकान बनाया, क्या इस जमीन का मालिकाना हक आपके पास था? आपने रजिस्ट्री कराई थी? जी नहीं थी। नहीं थी। इस बात को आप जानते हैं? मतलब आप इस बात को जानते थे कि हम जिस जमीन पर मकान बना रहे हैं वो जमीन अवैध है? जी नहीं, बिल्कुल अवैध नहीं थी जी। क्योंकि आपने तो मकान अवैध बनाया ना, हम तो आपने रजिस्ट्री नहीं कराई जमीन की। हम तो बचपन से रह रहे हैं। हाँ। हमें क्या मालूम रजिस्ट्री होती है गाँवों में भी। हाँ। शायद होती हो किसी गांव में, या किसी ने हमारे माँ बाप को मालूम होगी, हमें तो मालूम नहीं इस चीज़ के बारे में। हम तो जैसे माँ बाप ने रखा वैसे रहे। अपने बच्चों का भविष्य भी बिगड़ता हुआ देख लिया, अपना भविष्य बिगड़ता देख लिया। इस साल भर के अंदर, कोरोना काल के अंदर, मेरे पिताजी खत्म हुए, मेरा भाई खत्म हुआ, प्लस नौकरी गई और आज घर भी चला गया। इसका जिम्मेदार कौन? सरकार है। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोगों में से किसी को ये पता है कि ये जमीन किस विभाग की है? इसका मालिकाना हक किसी की भी नहीं है। हमने बचपन से यही सुना है खोरी गांव हमारा है बस। कोई लाख कहे कि खोरी गांव हमारा है, लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि आपको कागज दिखाने होंगे। कानून के सामने ये साबित करना होगा कि जमीन पर मालिकाना हक आपका है, और खोरी गांव के लोग ये साबित नहीं कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां आने के बाद ये खड़ा उठता है कि आखिरकार जब सरकारी जमीन पर ये अवैध बस्ती बस रही थी, तो जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जिन विभागों की ये जमीन थी, उन विभागों के अधिकारी आंख मूंदे क्यों बैठे हुए थे? उन्होंने उस वक्त इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध क्यों नहीं किया? वो विभाग इन जमीनों पर अपनी आंखों के सामने इन मकानों को क्यों बनने दिया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। खोरीगांव के ही कृष्णपाल इस गांव में अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है। इनके दादा यहाँ खदान में मजदूरी करते थे। हमने पूछा कि बताइए ये जमीन किसकी है? 1966 में हरियाणा बना 1 नवंबर को। वो पहले पंजाब था। ये तब हमारे लोग बस तब की बसावट है। ये हमारे लोग यहीं रोडी खाना मजदूरी करते थे। जिनकी जमीन लखनपुर के बुजुर्ग खत्म हो गए, जो सरपंच नंबरदार हुआ करते थे यहाँ, ये उनकी जमीन थे। बोलते हमारी जमीन है, बस जाओ यहाँ पे। सरपंच ने कहा हमारी जमीन है,
बस जाओ, और लोग बस गए। बात 60 के दशक की। भरोसा करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो आपकी मर्जी। लेकिन एक बात तो तय है, जब गांव बस रहा था तब जिम्मेदार विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक गए, क्योंकि जो प्रशासन अवैध मकानों को तोड़ सकता है वो अवैध मकान बनने से रोक भी तो सकता है। इन्हीं सवालों के साथ हम पहुंचे फरीदाबाद नगर निगम के दफ्तर, जहां हमारी मुलाकात म्युनिसिपल कमिश्नर यशपाल से हुई। एनफोर्समेंट विंग है पूरी यहाँ पर, और उनकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी भी तरह की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ज़मीन के ऊपर कब्जा होता है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट उनको एम्पावर करता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अनफॉर्चुनेटली इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग आकर बैठे हैं, और रिकॉर्ड की बात है तो कहीं न कहीं कोताही हुई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि व्यक्तिगत तौर पर भी शहर के अंदर पहले मैं SDM के तौर पर और थोड़े दिन पहले तक DC के तौर पर मैं यहाँ काम करता रहा हूँ, और यहाँ समय समय पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स चले हैं। लेकिन इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है, लोग इतनी तेज़ी के साथ में आते हैं कि ज़मीनें एनक्रोचमेंट भी बहुत तेज़ी से होती हैं। बट कोई भी इस तरह की कार्रवाई, कोई भी इस तरह की बात किसी को जिम्मेदारी मुक्त नहीं करती है। निश्चित तौर पर जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग इसको बचाने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, उनकी लापरवाही इसके अंदर है। लापरवाही हुई और कार्रवाई की प्रक्रिया भी जारी। फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि खोरीगांव की जमीन पर मालिकाना हक उनका है, जबकि इसके रखरखाव की जिम्मेदारी वन विभाग की होती है। इसीलिए नगर निगम के दफ्तर के बाद हमने वन विभाग का दरवाजा खटखटाया। फरीदाबाद में वन मंडल अधिकारी राजकुमार ने हमसे मिलना तो स्वीकार किया, लेकिन कैमरे पर बोलने से साफ साफ मना कर दिया। वो मानते हैं कि जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अधिकारियों ने जिम्मेदारी निभाई या नहीं उन्हें नहीं पता। लिहाजा हमने तय किया कि खुद पता करेंगे आखिर जिम्मेदारी थी किसकी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबर। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। माता वैष्णो देवी के किए दर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर दिखाया उत्साह। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन पर फिलहाल न खुदाई होगी न सर्वेक्षण। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक। सिविल जज के फैसले को मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दी थी चुनौती। आगरा से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं बेबी रानी मौर्य। गवर्नर पद से इस्तीफे के बाद सक्रिय राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी में जाटव वोट बैंक को साधने के लिए किया गया फैसला। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन फूट फूट कर रोए बीजेपी विधायक अमर कुमार बाउरी। पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर आए थे कार स्थगन प्रस्ताव। विधानसभा अध्यक्ष के प्रस्ताव ठुकराने से हुए आहत। शारदा चिटफंड केस में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने किया सरेंडर। 20,000 रुपए के मुचलके पर मिली जमानत। एक दशक पुराने घोटाले में ईडी ने दाखिल की पूरक चार्जशीट। घोष का भी चार्जशीट के नाम। भारत की समुद्र में ताकत बढ़ने वाली है। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप तैयार हो गया है, जो 10 दिसंबर को लॉन्च होने जा रहा है। न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने वाला ये भारत का पहला जहाज है। ध्रुव की लॉन्चिंग के साथ ही भारत इस तकनीक से लैस दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। फिलहाल केवल अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन के पास ये तकनीक है। जीका डेंगू में वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। वैज्ञानिकों ने अपने नए प्रयोग में मच्छरों में इन बीमारियों को फैलाने वाले वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित की है। स्टडी करने वाली स्विट्जरलैंड MRC यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो सेंटर फॉर वायरस रिसर्च के वैज्ञानिकों का कहना है कि मच्छरों में एंटी वायरल इम्यूनिटी डेवलप करके जीका और डेंगू जैसी बीमारियों के मामले घटाए जा सकते हैं। इस तरह से ये इंसानों तक वायरस नहीं पहुंचा पाते और बीमारियों का खतरा घट जाता है। देश में एप्पल बिजनेस बढ़ाने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पार्टनरशिप कर रही है। कंपनी तमिलनाडु में एक मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए 4,700 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट करेगी। भारत में बिकने वाले 70% आईफोन अब देश में ही तैयार हो रहे हैं। हम हर साल किसी परंपरा की तरह इस मौसम में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के परजीवियों की दावत कराते हैं, और इस साल कोरोना भी था। अब अबूझ बुखार भी आ गया है। खासतौर पर पश्चिमी यूपी के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले बीमार हैं। लेकिन इस सब के बीच खास बात यह कि चुनौतियां कैसी भी आ जाएं, हम अपनी निरंतरता प्रभावित नहीं होने देते। अस्पताल फिर से फुल हैं, बेड फिर से कम है, अव्यवस्था फिर कई जगहों पर कायम है। दूसरी लहर में हमने एग्जाम के दौरान किसी विद्यार्थी की तरह अगली बार अच्छी तैयारी की कसम खाई थी, लेकिन
अब कई जगह ऑक्सीजन प्लांट ऐलान के बावजूद नहीं लगे हैं। वेंटिलेटर और टेक्नीशियंस का हाल लगभग पहले जैसा है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो क्या होता है? मटकी फोड़ चुके हैं, पंडालों में देवी देवता विराजेंगे और उसके बाद तो रावण में मारना है। वो इंसान कैसा और वो समाज कौन जो चुनौतियों के आगे बदल जाए? हम तो अडिग हैं चट्टान की तरह, बाकी जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।